नमस्कार, टॉटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एईडीओ का सामान्य अध्ययन, जो कि 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये सेट नंबर है, थर्ड सेट आप लोग को देखने को मिलेगा, थर्ड। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख सकते हैं आप सभी, कुछ इस तरह का पेपर है। देख सकते हैं आप सभी, पेपर 2 सामान्य अध्ययन। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, क्वेश्चन है अभिकथन ए और कारण आर है, जिसमें देखेंगे हम सभी अभिकथन ए, किसी दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस द्वारक बढ़ाने पर उसकी विभेदन क्षमता घट जाती है। कारण आर है, विभेदन क्षमता अभिदृश्यक लेंस के व्यास के समानुपाती होती है। तो इसका आंसर होगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। देखेंगे, किसी दूरबीन का विभेदन क्षमता है ना, इसमें देखेंगे, इसमें मुख्य बिंदु ये देखने योग्य होता है कि दो पास पास की वस्तुओं को अलग अलग दिखाने की क्षमता उसके अभिदृश्यक लेंस के द्वारक यानी व्यास पर निर्भर करती है। अब देखेंगे हम लोग विभेदन क्षमता का सूत्र है ना, तो आर पी इक्वल 1/डेल्टा थीटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखेंगे हम सभी, फोटॉन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत है, फोटॉन की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोटॉन की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देंगे, है ना। फोटॉन के गुणों के संबंध में अगर हम देखें तो इसमें हम लेंगे प्लैंक को। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, और फोटॉन की ऊर्जा का मान होता है E इक्वल स्मॉल h b। ठीक है, ध्यान देंगे, जहाँ h प्लैंक नियतांक है ना। और चलिए, और इसका देखेंगे तो इसकी आवृत्ति बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है ना। और फोटॉन की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कैपिटल E लिखेंगे इक्वल स्मॉल h c बाई लैम्डा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, है ना। और फोटॉन के गुण की बात करें तो इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। यह निर्वात में प्रकाश की गति से चलता है और यह विद्युत रूप से उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संयंता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, द्रवों की संयंता तापमान बढ़ने पर घटती है। द्रवों में संयंता का मुख्य कारण अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल होता है। ध्यान रखेंगे, द्रवों में संयंता का मुख्य कारण अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 नियम, सूची 2 संबंधित संरक्षण सिद्धांत। देखेंगे हम लोग किरचॉफ का सिद्धांत नियम, तो ये आवेश संरक्षण, ठीक है, सिद्धांत पदार्थित होता है। वहीं किरचॉफ का लूप नियम, ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है ना। लेंज का नियम, तो ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है, इधर टिक करेंगे। ठीक है, और न्यूटन का द्वितीय नियम, तो ये रैखिक संवेग संरक्षण पे आधारित होता है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन में उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है? इसमें सत्य है, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन, यह सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या है? गलत है। देखेंगे हम लोग
एक्सप्लेन करेंगे। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, न कि विखंडन के द्वारा, है ना। अब देखेंगे नाभिकीय संलयन में दो या अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग का प्रत्यास्था गुणांक होता है, यंग मॉड्यूल्स होता है, तो ये होता है आपका अनंत। अनंत। क्वेश्चन है, किस ग्रह की सतह से पलायन वेग निर्भर नहीं करता है? किस ग्रह की सतह से पलायन वेग निर्भर नहीं करता है? तो यह है प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो तापमान पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, और कारण आर, परम शून्य पर तापमान 0 के तथा या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो चलिए देखेंगे, इसका आंसर होगा ई और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, ये सही है। वे प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, सही है। वे एक विषमांगी प्रणाली है, सही है ना। और इसका आंसर होगा, द्रव में ठोस के कोलाइड विलयन को प्रयास कहा जाता है, आंसर डी होगा, आंसर डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा हम लोग। द्रव में ठोस के कोलाइड विलयन को स्लॉ कहा जाता है, जैसे पेंट, स्टार्च और विलयन, है ना। और कोलाइड के गुणों की बात करें तो इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ये विषमांगी होते हैं और ये टिंडल प्रभाव यानी प्रकाश का प्रकीर्णन दर्शाते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के पास 2 अज्ञात रंगहीन विलयन ए और बी है। विलयन ए फिनोल्फेथलीन के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि विलयन बी मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसका निष्कर्ष सही होगा, विलयन ए क्षारीय है और बी अम्लीय है ना। चलिए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिनोल्फथेलिन एक सूचक है जो क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है और अम्लीय विलयन में क्या देता है? रंगहीन रंग देता है। ठीक है, देखेंगे मिथाइल ऑरेंज एक सूचक है जो अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। एक दो और पॉइंट है जो हम लोग देख लेंगे, क्या पता कहीं पूछ दे, है ना। तो देखेंगे हम लोग प्रमुख सूचक एवं प्रभाव और अम्ल नीला लिटमस पत्र पे, वहीं क्षारक नीला लिटमस पत्र पे, तो है ना। सूचक डालेंगे, सूचक एवं प्रभाव को लेंगे तो इसमें लेंगे लिटमस पत्र। फर्स्ट में क्या लेंगे? लिटमस पत्र, है ना। इसको अम्ल नीला लिटमस पत्र पे डालने से क्या होगा? लाल होगा, और क्षारक नीला लिटमस पत्र पर नीला होगा। वहीं सेकंड है, अब पॉइंट है, मिथाइल ऑरेंज को अम्ल नीला लिटमस पत्र पे डालेंगे तो ये लाल दिखाई देगा, वहीं क्षार नीला लिटमस पत्र पे डालेंगे तो ये पीला दिखाई देगा। वहीं हल्दी एक सूचक एवं प्रभाव के रूप में यूज करेंगे तो अम्ल नीला लिटमस पत्र पे डालने पे ये पीला होगा, वहीं क्षारक नीला लिटमस पत्र पे डालेंगे तो ये लाल भूरा नजर आएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, अभिक्रिया या परिरक्षण, पहचाने जाने वाले यौगिक वर्ग। ठीक है, तो हम लोग ल्यूकस परीक्षण जब करेंगे तो पहचाने जाने वाले यौगिक या वर्ग जो हमें रिजल्ट में आएंगे वे होंगे एल्कोहल। क्या होंगे? एल्कोहल। नेक्स्ट है टॉलेन परीक्षण, एल्डिहाइड। टॉलेन परीक्षण से एल्डिहाइड पहचाने जाएंगे। वहीं कार्बिल
एमीन परीक्षण से प्राथमिक एमीन बनेंगे। क्या बनेंगे? प्राथमिक एमीन। नेक्स्ट, फेरिक क्लोराइड परीक्षण से फिनोल बनेगा। फेरिक क्लोराइड परीक्षण से क्या बनेगा? फिनोल। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा बी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती गुणों के संबंध में कौन सा कथन सार्वभौमिक रूप से सत्य है ना? तो सत्य है ये आपके, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय है ना? तो वसा में विलेय है विटामिन के। विटामिन के देखेंगे हम लोग, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। विटामिन को उनके विलेयता के आधार पे दो समूहों में बांटा जाता है। एक है वसा विलेय और दूसरा है जल विलेय, यानी वसा में विलेय और दूसरा है जल में विलेय। ठीक है, तो वसा में विलेय विटामिन आपके हैं ए, डी, ई और के, है ना? ये शरीर के वसा ऊतकों में संग्रहित हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे, है ना? और जल में विलेय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी हैं, ये शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। ध्यान देंगे, है ना? और अतिरिक्त मात्रा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ध्यान देंगे, यदि आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी लेंगे तो ये आपके यूरिन के रास्ते आपके बॉडी से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु थर्मिट प्रक्रिया में अपचायक के रूप में उपयोग की जाती है ना? तो ये उपयोग की जाती है आपके एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में खुले घनत्व P के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई h पर दाब क्या होगा? वायुमंडल में खुले घनत्व P के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई h पर दाब क्या होगा? तो इसका दाब होगा PGH द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन है, एक बफर विलयन का मुख्य गुण क्या है? एक बफर विलयन का मुख्य गुण क्या है? तो इसका गुण है यह अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है ना? चलिए देखेंगे, बफर विलयन एक ऐसा जलीय विलयन होता है जिसमें एक दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मी क्षार या एक दुर्बल क्षार और उसका संयुग्मी अम्ल होता है। इसका मुख्य गुण की बात करें तो बफर क्रिया है, अर्थात थोड़ी मात्रा में प्रबल अम्ल या क्षार मिलाने पर इसके पीएच मान में कोई खास परिवर्तन नहीं आप देखेंगे। और बफर विलयन का पीएच मान 7 होना आवश्यक नहीं है, यह अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है, जो इसके क्या होता है घटकों पे निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए और कारण आर, क्रेब्स चक्र को एक उभयधर्मी पथ माना जाता है, वही कारण आर है। इसमें अपचय एसिटाइल CaO का ऑक्सीकरण और उपचय अमीनो एसिड के लिए पूर्वगामी का संश्लेषण दोनों शामिल है। ठीक है, तो देखेंगे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है ना? क्रेब्स चक्र की बात करें, देखेंगे हम लोग क्रेब्स चक्र को, है ना, या सिट्रिक एसिड चक्र। क्रेब्स चक्र को क्या कह सकते हैं? क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड चक्र भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से अपचयी प्रक्रिया है क्योंकि यह एसिटाइल CaCOA का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा ATP NADH FADH2 उत्पन्न करता है। ध्यान रखेंगे, ये उत्पन्न करता है ATP, है ना, NADH, फिर देखेंगे और भी तत्व उत्पन्न करते हैं FDH2। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा बी, बाह्य निलय शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रंग पंप करता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है इसमें, पहले हम लोग सही को ढूंढेंगे। वे गैर पोषक रसायन है जो अंतरकोशिकीय संदेश वाहकों के रूप में कार्य करते हैं, सही है। वे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं, सही है ना। इंसुलिन एक स्टेरॉयड हार्मोन है, नहीं, इसका आंसर यही होगा, है ना। और देखेंगे अगला डी, हार्मोन लक्ष्य अंगों पर स्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ते हैं जिन्हें हार्मोन ग्रही कहा जाता है, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके रोग हैं और सूची 2 में कारक जीव हैं। देखेंगे मलेरिया का कारक जीव क्या है? प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का कारक जीव क्या है? प्लाज्मोडियम। वहीं फाइलेरिया का बात करें तो उचेरिया है, फाइलेरिया उचेरिया, ठीक है। अब टाइफाइड देखेंगे, इसके कारक जीव कौन है? तो साल्मोनेला है, टाइफाइड का साल्मोनेला। अच्छा, निमोनिया का देखेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस, क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसका आंसर होगा सी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जो भी नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया का सही वर्ण कौन सा कथन करता है ना। तो यह समजात गुणसूत्रों के बीच गैर संतति अर्धसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में गलत कथन को पहचानिए, है ना। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे, एक समष्टि के भीतर विभिन्नताएं होती है, सही है। सभी प्रजातियां प्रजनन की अपार क्षमता रखती हैं, सही है। जो व्यक्ति सबसे योग्य होते हैं वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, सही है, आंसर होगा डी। अर्जित, इसका आंसर होगा अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लसिकाणु के परिपक्व और विभेदन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है? सही होगा थाइमस और अस्थिमज्जा, थाइमस और अस्थिमज्जा। एक्सप्लेनेशन है, मानव में दो प्राथमिक लसिकाव अंग अस्थिमज्जा और थाइमस हैं। क्या है प्राथमिक लसिकाव अंग? अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, और थाइमस, इंग्लिश इसका भी होगा थाइमस ही होते हैं। सभी लसिकाणु अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। बी लसिकाणु अस्थिमज्जा में ही परिपक्व होते हैं, ध्यान रखेंगे, बी लसिकाणु अस्थिमज्जा में ही परिपक्व होते हैं। और टी लसिकाणु की बात करें तो टी लसिकाणु अस्थिमज्जा से थाइमस ग्रंथि में चले जाते हैं जहां वे परिपक्व होते हैं। क्वेश्चन है, पेशी संकुचन के स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार, है ना, तो ये होगा एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट्स पर फिसलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, ऑक्सीजन O2 एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ग्रीन हाउस गैसें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि बहुत सारे कन्वेंशन पूछे गए हैं, तो इसके बिहाफ पे इन्वायरमेंट थोड़ा मोस्ट रोल निभा रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करके ही पढ़ लेते हैं। देखेंगे ग्रीन हाउस के बारे में, तो ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो अवरक्त किरणों को अवशोषित और उत्सर्जित कर सकती हैं, जिससे वायुमंडल में गर्मी बनी रहती है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प H2O यानी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O शामिल है ना। और वहीं देखेंगे हम सभी प्राकृतिक ग्रीन हाउस को तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को रहने योग्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके बिना पृथ्वी का औसत तापमान बहुत कम हो सकता है, जहां हम लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन विधि की सही पहचान करता है ना। तो ये स्क्रॉल करेंगे,
ना। तो ये पहचान करता है एक वनस्पति उद्यान में दुर्लभ पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करना। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स-सी2 का अर्थ है प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना। एक्स-सी2 कंजर्वेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट है वनस्पति उद्यान बोटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर और बीज बैंक बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। ये बाह्य संरक्षण के एक्स-सी2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्व स्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण है। इन सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य एवं जीव मंडल और आरक्षित क्षेत्र, ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। सूची 1 में पोषित स्तर, सूची 2 में उदाहरण है। ठीक है, तो उत्पादक कौन से होंगे, तो ये हमारे घास होंगे। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा होता है, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, है ना। द्वितीयक उपभोक्ता मेढक होता है, द्वितीय उपभोक्ता मेढक होता है। और अपघटक किसको बोलेंगे, जीवाणु को बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन है अमाशय के पीएच सामान्यतः बहुत अम्लीय 1.5 से 3.5 होता है, 1.5 से 3.5 होता है। यह अम्लता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है पेप्सिन एंजाइम की सक्रियता और प्रोटीन पाचन के लिए, पेप्सिन एंजाइम की सक्रियता और प्रोटीन पाचन के लिए, ध्यान देंगे। पेप्सिन एक प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है और यह केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावी रूप से कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। यह केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावी रूप से काम करेगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन है फिशिंग किस प्रकार का साइबर हमला है ना। तो ये है उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक धोखाधड़ी का प्रयास है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है रजित पुनाहनी को, रजित पुनाहनी को। क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप की क्या नाम है ना। तो इसका नाम है विक्रम। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है, तो इसका नाम है विक्रम। ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो ये जो चिप है ना, इसरो की सेमीकंडक्टर लैब SCL ने विकसित किया है। इस चिप को खासतौर पर रॉकेट और सैटेलाइट्स के लिए बनाया गया है ना। और अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है, किसे हराकर जीता है, तो ये जीता है आपको डायमंड हार्बर FC को, डायमंड हार्बर FC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कहाँ तकनीकी वस्त्र और विकसित भारत 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया है पटना में, पटना में। क्वेश्चन है भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, तो ये बना है जापान, जापान। नेक्स्ट है 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में लगभग कितने करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजना विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया है, तो ये किया गया है 13,000 करोड़ का, 13,000 करोड़ का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाया जाता है आपको 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। देखेंगे अगले इसी का पॉइंट है और इसकी थीम क्या है 2025 की, अगर हम बात करें तो थीम क्या है, तो इसकी थीम है
आर्यभट्ट से गगनयान है ना, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं है, इसकी थीम है, याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है ना। तो ये सोशल गेम्स पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा गुजरात में। ये मैं गलत टिक कर दी थी, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, इसमें मिस प्रिंट भी दिया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग टिक करेंगे, है ना। इसका आंसर होगा असम। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा असम में, ध्यान रखेंगे, सॉरी इसके लिए, है ना। देखेंगे, इसी का पॉइंट है, भारत का पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में, जिसकी स्थापना 1961 में, है ना। ध्यान देंगे, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे असम के राज्यपाल वर्तमान समय में और असम के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की है ना। तो ये शुरू की है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। कुछ पॉइंट है जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 1969 को इसरो की स्थापना, ठीक है। और देखेंगे इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण है। कौन है? डॉक्टर वी नारायण, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिलिनिक्स 2025 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपको श्रीलंका के साथ, ये होगा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है ना, श्रीलंका के साथ, है ना। चलिए सिलिनिक्स की, अब हम लोग थोड़ा सिलिनिक्स के बारे में देख लेंगे, है ना। तो इसकी स्थापना, मैं इसको क्लीन करूंगी ताकि आप सभी को पता चले। सिलिनिक्स, ठीक है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में, है ना। और सिलिनिक्स का फुल फॉर्म देखेंगे तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म होगा श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इन्हें सौंपा गया है नागालैंड का, देखेंगे, है ना। इसको एक्सप्लेन करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है ना। और ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 155 को, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। तो हमें आर्टिकल 153 और 155 को याद करना है ना। एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं आर्टिकल 153 के तहत, और 155 के तहत उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके रोहित कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई, है ना। तो ये मनाई गई आपको नया भारत। देखेंगे भारत का आज ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ना थोड़ा, कि ये 78 वर्ष पूरा कर लिया है, अपनी आज़ादी का क्या कर लिया है ना, स्वतंत्रता दिवस के, है ना, 78वां वर्ष पूरा कर लिया है,
तो याद रखेंगे इसके थीम को, इम्पोर्टेंट है ना। इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लाल किले से आज़ादी से लेकर अब तक यानी 15 अगस्त 2025 तक 3 सबसे लंबे भाषण हुए हैं लाल किले से, ठीक है। तो वे कौन कौन से हुए देखेंगे हम लोग, है ना। अभी तो वर्तमान समय का 2025 का है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाषण की अवधि 103 मिनट सबसे लंबा है ना। और इसके बाद, ठीक है, ये पहला है 2025 का पहला है। और इसके बाद सेकंड पे देखेंगे, है ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, इनका रहा है 72 मिनट का, ठीक है। और थर्ड पे देखेंगे हम लोग 1997 में इंद्र कुमार गुजराल का, ये रहा था 71 मिनट का, ठीक है। तो मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ध्यान रखेंगे इनका 103 मिनट का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, ध्यान देंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे हरिजन और हरिजन बंधु नामक समाचार पत्र गांधी जी द्वारा निकाला गया था, ठीक है। बस इसमें गांधी जी मेंशन थे इसलिए बताई हूं मैं। चलिए अगला है, पूना पैक्ट के बारे में तो पता चल ही गया। और गांधी जी ने ना 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी, इसको याद रखेंगे। और 13 सितंबर 1933 को इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हो रही है और उसी का नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया 1933 में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, तो ये संबंधित है संविधान का भाग 9, संविधान का भाग 9। चलिए इसको डिस्कस करेंगे, है ना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया, है ना। और पंचायती राज की बात करें तो ये संविधान के भाग 9 में है। और आर्टिकल्स की बात करें तो 243 से 243 अड़ तक है, कहाँ तक है, 243 अड़ तक है, ध्यान रखेंगे, है ना, आर्टिकल्स के मामले में। वहीं देखेंगे तो कुल इसमें 16 अनुच्छेद है ना। पंचायती राज में कुल कितने अनुच्छेद है, 16 अनुच्छेद है, यानी 243 से 243 अड़ तक की बातें की जा रही है ना। और अनुसूची 11 में इसका प्रावधान किया गया, भाग 9 अनुसूची 11, ठीक है। और पंचायती राज का शुभारंभ की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 ईस्वी को, है ना, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए वहीं आर्टिकल 243 च की बात की जाए तो ये पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, इसी से हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, देखेंगे भारतीय संविधान का, अब हम लोग यहीं पे देख लेंगे नगर पालिका को, ठीक है, पंचायत के साथ ही रिवीजन हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 9A, इसको क्लीन करूंगी मैं, भारतीय संविधान का भाग 9A, ठीक है, भाग 9A, है ना, ये नगर पालिका से संबंधित प्रावधान को लागू करता है। और अनुच्छेद की बात करें तो 243P से लेकर 243ZG तक है, कहाँ तक है, 243P से 243ZG तक है ना। देखेंगे अब हम लोग यहीं पर देख लेंगे भारतीय संविधान का भाग 12, ठीक है। तो भाग 12 में वित्तीय विहित संपत्ति संविदाएं और वाद का उल्लेख मिलता है। वहीं भाग 6 की बात करें, है ना, संविधान के भाग 6 के, तो इसमें आर्टिकल 152 से 237 हैं और इसमें आएंगे आपके राज्य शक्तियों का उल्लेख है ना, स्टेट के बारे में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रा द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है ना, तो ये जुड़ा है आपका कोचीन जुड़ा हुआ है। देखेंगे हम सभी थोड़ा सा बंदरगाहों के बारे में। तो भारत में वैसे बंदरगाहों की संख्या 13 है,
लेकिन सरकारी स्वामित्व वाले, है ना, इसमें एक निजी बंदरगाह है। एक क्या है इसमें? निजी बंदरगाह, ध्यान रखेंगे। वहीं लगभग आप देखेंगे तो 200 के लगभग छोटे बंदरगाह हैं, है ना, और 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं। और इसमें से ना एक आपको देखने को मिलेगा, है ना, एक निजी बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है ना, तो इसमें वर्णित है भाषाओं के बारे में। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं वर्णित है? 22। कितने हैं? 22। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कितने बार संविधान में संशोधन हुआ है भाषाओं के संबंध में। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, ठीक है, जिससे सिंधी को जोड़ा गया था। वहीं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था, 1992 हुआ था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली यानी नमक को जोड़ा था। N फॉर नेपाली, म फॉर मणिपुरी, क फॉर कोंकणी। ठीक है, देखेंगे हम लोग 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, तो इसमें जोड़ा गया था मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को। मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी को जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, है ना, दल बदल को, है ना, राजनीतिक दल बदल के बारे में। तो इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल से संबंधित प्रावधान को संविधान में 10वीं अनुसूची के द्वारा समावेश किया गया, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, है ना, संविधान की 11वीं अनुसूची और संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं। वहीं शहरी स्वशासन यानी नगर निगम को देखें, नगर पालिका को, तो इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्वशासन को जोड़ा गया और संविधान की 12वीं अनुसूची में अभाग 9A में जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे, तब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और देखेंगे चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो ये माना जाता है स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को। देखेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में, तो स्थानीय स्वशासन जो होती है ये प्रथम पाठशाला माना जाता है। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। गांव और जिला स्तर के शासन क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा एंशिएंट टाइम में चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की अयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बारे में बीज परिलक्षित होते नजर आएंगे। अब देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय में तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव। देखेंगे हम लोग संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, इसको स्क्रॉल करूंगी मैं, है ना, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और सचिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखेंगे, और संविधान सभा का नाम मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया था, है ना। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष तो आप लोगों को पता ही चल गया, है ना। और संविधान सभा का उपाध्यक्ष देखेंगे तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे,
है ना। और भारत में संविधान सभा की गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में, सर्वप्रथम 1934 में देखेंगे संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव तो वामपंथी नेता एमिन राय द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। ध्यान देंगे, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात कही थी, है ना। चलिए अगला पॉइंट है, इसी में 2-4 पॉइंट और है जिसको हम लोग याद कर लेंगे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, है ना। देखेंगे एक और बस लास्ट पॉइंट है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान के निर्माण में लगे और इसके लिए 11 बैठकें हुई, है ना। और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया तो ये आया था 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से। देखेंगे हम लोग फिर से क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, यार लगता है बंद ही रह गया था, मैं देख नहीं पाई थी, सॉरी, है ना। देखेंगे अब हम लोग निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार था, है ना। तो डॉक्टर BN राव थे, BN राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? वार्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? तो महात्मा गांधी। कब स्थापित हुआ था? 1915 में। ठीक है, और इसी का फिर देखा गया 1917 में ना साबरमती नदी के किनारे इसे स्थानांतरित किया गया, तो फिर इसका नाम साबरमती आश्रम हो गया, है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 2010 को, है ना। शिक्षा के अधिकार को, है ना, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, है ना। और संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 21 के क में और व्यवस्था किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपके अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, है ना। देखेंगे हम लोग अबुल कलाम आजाद की पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम। वहीं सचिंद्र नाथ सान्याल का बंदी जीवन था। वैलेंटाइन सिरोली का था इंडियन अर्नेस्ट, ये तो सही है। ठीक है, लाला लाजपत का था अनहैप्पी इंडिया, ये सही है। BR अम्बेडकर मूक नायक था, है ना। इसका आंसर ये होगा, गलत सुमेलित नहीं है तो वही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, तो ये संघीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लैला मजनू अमीर खुसरो, लैला मजनू अमीर खुसरो इसके लेखक थे, है ना। अकबरनामा तो अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल। बादशाहनामा, बादशाहनामा अब्दुल हामिद, बादशाहनामा अब्दुल हामिद। नेक्स्ट, तहकीक ए हिंद अल बरूनी, आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपको 8 मई को, 8 मई को। ठीक है, देखेंगे रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने जिनेवा में की थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने, है ना। और इसे ना रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, 1917 में, 1944 में और 1963 में। ध्यान रखेंगे। और प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है।
है ना। और ड्यूरेंट का जन्मदिन कब है, जन्म कब हुआ था, 8 मई 1828 ईस्वी को, है ना। और देखेंगे 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो यह मिलती है फतुहा के पास, है ना, पुनपुन नदी। अब हम लोग पुनपुन नदी का उद्गम देखेंगे। तो ये छोटा नागपुर पठार पलामू से, है ना, निकलती है ना। और पुनपुन नदी को पुराणों में आदि गंगा कहा गया है। पुनपुन नदी औरंगाबाद, अरवल और पटना में गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित होती हुई फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है ना। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दरधा, मादर, बिलारो, है ना, रामरेखा, आद्री, धोखा, मोहर आदि हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा देखेंगे सोन नदी के बारे में। ठीक है, तो सोन नदी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक चोटी से हुआ है। यह पटना में मनेर के निकट गंगा में मिलता है। ध्यान देंगे, ये पटना में मनेर के निकट गंगा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तमिलनाडु का मैनचेस्टर, तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को देखेंगे, है ना। कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरै तमिलनाडु के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरै तमिलनाडु के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग हैं। देखेंगे भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया, है ना। चलिए देखेंगे, भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को कहा जाता है। और वहीं भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है ना। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और कपास का जन्मभूमि देखे तो भारत ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो अत्यंत उपयुक्त है दक्कन ट्रैप। स्क्रॉल करेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, दक्कन ट्रैप, है ना। चलिए देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी का विकास हुआ है। ध्यान देंगे, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी का विकास हुआ है ना। और ये जो क्षेत्र होता है ना, उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। दक्कन ट्रैप शुष्कतर भागों में काली मिट्टी का कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वहीं हम लोग देखेंगे कपास के लिए, है ना, कपास का फसल उगाने के लिए, तो इसके लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 दिन का पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह खरीफ की फसल है और इसके पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं, है ना। देखेंगे इसका, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कपास के मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं, है ना। और काली मिट्टी को ना कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चौरनौज मिट्टी आदि के नामों से भी जाना जाता है। एक पॉइंट और है जिस देखेंगे, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपी स्थलाकृति को पाटभूमि कहा जाता है। ध्यान देंगे, पाटभूमि किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो ये सही नहीं है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजना का, अगर बहुउद्देशीय नदी परियोजना से देखेंगे तो हम लोग सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, परंपरागत नहर परिवहन, वन्यजीव, मृदा का संरक्षण आदि संभव होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ध्यान रखेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था, है ना। और दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ना। देखेंगे अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना 1933 के आधार पर वर्ष 1948 में प्रारंभ की गई थी, भारत में भी, है ना। इस परियोजना के संचालन हेतु दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको अनुच्छेद 13 है ना। और आर्टिकल 32 देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है रिट जारी करने का, है ना। और रिट कितने होते हैं? 5 होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ध्यान रखेंगे 5 है ना। और आर्टिकल 246, अब ध्यान देंगे आर्टिकल 246, है ना, संसद और राज्य विधानमंडलों को शक्तियों पर विधायी अधिकार प्रदान किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है स्टूडेंट वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, है ना। एक मिनट, हम लोग पहले 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अब देखेंगे हम लोग 64, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्वयं का पूर्ण रूप है आपको स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सॉरी, थोड़ा सा मैं सिली मिस्टेक मेरे से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं ना एक बार देख लेंगे, स्वयं एक ना ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? है ना, तो ये साझा करते हैं बेलारूस। ध्यान देंगे यूक्रेन 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यूक्रेन जो है अपने 7 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। वे देश हैं आपके मोल्दोवा, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया, रूस, पोलैंड और हंगरी, है ना। और देखेंगे यूक्रेन की दक्षिणी सीमा काला सागर और ओजोव सागर से लगती है ना। और सोवियत संघ का विघटन होने पर वर्ष 1991 में ना यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना, ध्यान रखेंगे, है ना। और यूक्रेन को ना सोवियत संघ का अन्न भंडारण कहा जाता था। और यूक्रेन की राजधानी कीव है और ओडेसा प्रमुख इसका पतन है ना, बंदरगाह, है ना। और यूक्रेन रूस युद्ध तो आप लोगों को पता ही है 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र हैं, है ना। तो जिम्मेदार क्षेत्र है लोक निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है ना। तो सबसे नीचे आता है भारत के, एक मिनट देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो चलिए हम लोग एक बार फटाफट वरीयता क्रम को देखेंगे। तो फर्स्ट में आपके आएंगे राष्ट्रपति, फिर सेकंड में आएंगे उपराष्ट्रपति, थर्ड में प्रधानमंत्री आएंगे, और चौथे पे आएंगे राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, पांचवें पे आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5 के ए पे आएंगे उप प्रधानमंत्री, 6 में आएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। 7 पे आएंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, है ना। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष और पूर्व पीएम तथा संसद के विपक्षी नेता, और 7 के क में आएंगे भारत रत्न सम्मान के धारक, है ना। और 9 में आएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। वहीं देखेंगे आप सभी, है ना। तो छठे रैंक पे आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किए, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने ना कांग्रेस बनाओ का नारा दिया था, है ना। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। कौन था?
जॉर्ज यूले था, है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा, है ना, और पहला अधिवेशन 1885 को हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है ना। तो ये दी गई है ए अनुच्छेद 231 में, अनुच्छेद 231 में। नेक्स्ट है, भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। तो वो नहीं कर सकता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। चलिए, अब हम लोग यहीं पे देख लेंगे ना कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से और विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन है। तो हम पहले देखेंगे भारतीयों को, ठीक है। भारतीयों को जो प्राप्त है वे कौन कौन से आर्टिकल्स के थ्रू उन्हें अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, ठीक है। वहीं अब हम लोग देखेंगे विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। तो 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इतने उन्हें आर्टिकल्स प्राप्त हैं। देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की। तो इसका आंसर होगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो देखेंगे इसका आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया, सही है ना। और विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया गया, सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो ये करते थे मीर ए समा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है ना। तो ये वर्णन है आपको शिलालेख 13 में, शिलालेख 13 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है ना। तो सही नहीं है, देखेंगे तो ये उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, ये सही नहीं है, ठीक है। देखेंगे अकबर, देखेंगे मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही कथन, उन्हें शर्त या मशरूत मनसब दिया जा सकता था, वो उन्हें वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी, उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा एक दो पॉइंट देख लेंगे इसमें। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो पहले एकल व्यवस्था के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें 1590 के दशक में द्विवर्गीकरण अर्थात जात और स्वार पदों से युक्त किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। तो हुआ है ना शिवालिक का, ठीक है। चलिए, देखेंगे शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, यह दलदली या वनाच्छादित प्रदेश होते हैं, ठीक है। देखेंगे HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से और MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय से अलग करने वाली यह संरचना है। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है, जो आप सभी को पता ही होगा। और एक पॉइंट और देखेंगे लेंगे, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है ना। तो मिलती है नर्मदा। देखेंगे हम लोग नर्मदा का उद्गम तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है ना, और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ध्यान देंगे, नर्मदा की सहायक नदी हिरन, बरना, ओरसांग, तावा, बंजर, शेर आदि हैं। वहीं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें, ठीक है, तो ये है आपके नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पेरियार, मांडा, जुआरी आदि हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां तो स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी आदि हैं, है ना।
और एक पॉइंट और देख लेंगे, महानदी का उद्गम स्थल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सीवा पहाड़ी के पास ये निकलती है। वहीं गोदावरी की बात की जाए तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से ये निकलती है। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं एक्सप्लेन कर, थोड़ा बेसिक वीडियो लेंदी हो गया तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए तो देखेंगे हम लोग, गंगा नदी, इसकी सहायक कौन सी है? कोसी, इसकी सहायक कोसी है। वहीं यमुना की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी है चंबल, ठीक है। वहीं कृष्णा देखेंगे तो इसकी सहायक है भीमा, ठीक है। और महानदी को देखेंगे तो इसकी सहायक नदी है सीवा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है तो नालंदा ताम्रपत्र, नालंदा ताम्रपत्र। क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए आश्रम आयु, ठीक है। तो चलिए हम लोग सुमेलित करेंगे, ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष है ना। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, ठीक है। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और सन्यास 75 से 100 वर्ष। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट, जबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है और चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो ये स्थित है आपको भोगवा नदी के किनारे, है ना। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है और लोथल से चावल उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ध्यान रखेंगे, है ना। और लोथर और कालीबंगा दोनों ही स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है ये क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा बौद्धों के, ठीक है। देखेंगे जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है ना। जातक कथाओं की संख्या 550 है ना। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 550 है, ध्यान रखेंगे, है ना। और बौद्ध धर्म का पवित्रतम ग्रंथ त्रिपिटक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको क्लीन करेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है ना। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका गंगा डॉल्फिन। थोड़ा गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देख लेंगे, ठीक है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था, ध्यान रखेंगे, सिर्फ 2009 भी याद रखेंगे चलेगा। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लांटानिस्टा गंगेटिक है, प्लांटानिस्टा गंगेटिक है, ठीक है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पटना में स्थित है, रिसर्च सेंटर, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु मेघना नदी तंत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। जो हमारे जो डॉल्फिन है गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु मेघना नदी तंत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हम देखेंगे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? इसको घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। उसके 1 साल बाद, है ना, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारी हाथी, और हाथी प्रोजेक्ट 1992 में प्रारंभ किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। देखेंगे कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, मध्य से, है ना। और ये 8 राज्यों से वैसे गुजरती है ना। लेकिन ऑप्शन में इतना ही दिया था, हम उतना ही को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं जो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। और कर्क रेखा टोटल कितने देशों से गुजरती हैं? तो ये 13 देशों से गुजरते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। अब भारत का मानक समय आप लोग को पता ही है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो
भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और 5 राज्यों का नाम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन से कथन सही हैं? मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो सही है आपके मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा ऑब्वियसली, है ना। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद का सदस्य होना आवश्यक है, सही, है ना। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति होता है, सही, है ना। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें 6 माह के अंदर संसद सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, सही है, सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें हासिल करना होगा। तो इसके लिए उन्हें हासिल करना होगा 1/10। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है ना। तो ये रोक सकते हैं 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, ध्यान देंगे, है ना। और आर्टिकल 109 की बात करें तो धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है ना। वहीं आर्टिकल 110 की बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है ना। तो इसका प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से देखेंगे, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें 2-4 पॉइंट देख लेंगे रिजर्व बैंक से संबंधित, ठीक है। ऋण 2 स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, औपचारिक स्रोत, है ना, अर्थात वित्तीय और बैंकिंग संस्थानों से, वही अनौपचारिक स्रोत अर्थात संगठित क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करना, है ना। देखेंगे आरबीआई भारत में बैंकों का बैंक है। आरबीआई भारत सरकार के बैंकर की तरह कार्य करता है ना। और फिर आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है और मौद्रिक नीति का उद्देश्य की बात करें तो वित्तीय स्थिरता के साथ विकास की गति को बढ़ावा देना होता है मौद्रिक नीति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी जो दक्षिणी बिहार के मैदानों में बहती है, गंगा में किस स्थान के समीप विलीन हो जाती है? ध्यान देंगे, विलीन हो जाती है की बात कर रहा है, तो ये हो जाती है आपके फतुहा में। और पुनपुन का उद्गम स्थल देखें तो झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पहाड़ी से होता है ना। देखेंगे, और ये ना फतुहा में गंगा से मिलती है, ठीक है। और वायु पुराण और पद्म पुराण में इस नदी का उल्लेख पुनः है ना के रूप में किया गया। पुनः का मतलब है पापों को बार बार धोने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, किस विशिष्ट वनस्पति प्रकार के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको भाबर और तराई के नम सालवन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के टॉल क्षेत्र की मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है जो रबी की फसलों विशेषकर दालों के लिए अत्यधिक उपजाऊ है ना। तो इसका आंसर होगा, यह भारी गहरे रंग की और नमी बनाए रखने वाली मिट्टी है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार हम लोग थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखेंगे, है ना, बिहार के टॉल के बारे में, ठीक है। ये रबी की फसलों के लिए विशेषकर दालों के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है ना। देखेंगे टॉल मिट्टी भारी टॉल क्षेत्र जो होता है, भारी गहरे टॉल क्षेत्र की जो मिट्टी होती है यह भारी गहरे रंग की और नमी बनाए रखने वाली होती है, ठीक है। यह मिट्टी गंगा के नदी की बाढ़ के दौरान लाए गए गाद के जमाव से बनती है और बरसात के मौसम में यह क्षेत्र जलमग्न रहता है, ध्यान रखेंगे, है ना। और गंगा के दक्षिणी मैदान त्रिभुजाकार मैदान है जिसमें टॉल क्षेत्र पाया जाता है। गंगा के दक्षिण का मैदान त्रिभुजाकार मैदान है जिसमें टॉल क्षेत्र पाया जाता है ना। और इसका विकास पटना से भागलपुर तक गंगा के दक्षिणी किनारे के साथ एक संकीर्ण पट्टी के रूप में हुआ है ना। देखेंगे इस मिट्टी में ना
पोटास और चूने की प्रचुरता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो ये यात्रा किए थे 10वें है ना। अशोक का नाम का उल्लेख मस्की, गुर्जरा, नेटूर तथा उदय गोलन अभिलेख में ही मिलता है ना। पुराणों में उसे अशोक वर्धन तथा दीप वंश में उसे उज्जैनी करमोली कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस उत्पाद को पश्चिमी चंपारण जिले के कृषि श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया, जो इसके अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे, इसमें क्या ऑप्शन में मेंशन है, तो है मरचा धान या चावल। पश्चिमी चंपारण पूछ रहा है, तो मरचा धान और चावल। वैसे बिहार में जीआई टैग दिए गए हैं, जीआई टैग दिए गए हैं जिन जिन उत्पादों को, उसको देखेंगे हम लोग है ना। तो ये दिए गए हैं आपको बिहार के कृषि और बागवानी उत्पादों में देखेंगे तो भागलपुर का कतरनी चावल और जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मगध क्षेत्र का मगही पान और मिथिला का मखाना को जीआई टैग मिला है ना। और इसके अलावा देखा जाए तो मंजूसा कला, सुजनी कढ़ाई का काम, एप्लिक खटवा का काम, सिक्की घास के उत्पाद, भागलपुरी रेशम, मधुबनी पेंटिंग और सिलाव खाजा को भी बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थापित की जा रही ग्रीनफील्ड इथेनॉल उत्पादन इकाइयों का प्राथमिक कच्चा माल क्या है ना। तो इनका प्राथमिक कच्चा माल है आपके मक्का और टूटी चावल, मक्का और टूटी चावल। ठीक है, देखेंगे हम लोग बिहार ने 2021 में अपनी इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति शुरू किया, जिसमें देखेंगे गन्ने के अलावा मक्का और टूटे चावल से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग बिहार के पूर्णिया में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र को स्थापित किया गया था। देश का पहले इथेनॉल संयंत्र बिहार के पूर्णिया में। ठीक है, इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से की थी। रुपए को याद रखने की जरूरत नहीं है, कौन सी इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने की, इसको याद रखना है ना। और पूर्णिया के अलावा बिहार में और भी है ना इथेनॉल संयंत्र स्थापित किए गए हैं, तो वे देखेंगे कौन कौन से जगह पे, तो मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, भागलपुर है ना में इथेनॉल प्लांट स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में दानापुर छावनी के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किया था कुंवर सिंह के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे है ना। नेक्स्ट, बाबू कुंवर सिंह ना उज्जैनिया परंपरा क्षत्रिय और मालवा के प्रसिद्ध राजा के भी राजा भोज के वंशज थे, ध्यान रखेंगे। और इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 को है ना, भोजपुर के जगदीशपुर गांव में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि अधिनियम किस के द्वारा पारित किया गया था, जिसने तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है ना। तो ये पारित हुआ था 1918 में। 1918 में देखेंगे राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए है ना, और उन्होंने किसानों की दुर्दशा के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक है ना। और उन चंपारण सत्याग्रह ना 1917 में महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है, ध्यान देंगे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि परिक, जेबी कृपलानी शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र बना? ठीक है, तो ये स्थापित की थी मौलाना मजरूल हक ने। थैंक यू। और इस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीट नंबर 4 में।